आज लेक्चर नंबर इसका 34 है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैंने कल जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो है उसको डिस्कस किया था एफईटी के लिए। ठीक है, तो आज जो है वो हमने डिस्कस करना है एसी टू ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस। तो जो ड्रेन करैक्टरिस्टिक कर्व हैं आपने प्रीवियसली जो है वो ड्रा किए थे, उसमें जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज के अबव आपको पता है कि जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि वो पिंच ऑफ वोल्टेज वो लिमिट होती है कि जहाँ के ऊपर आकर ड्रेन करंट जो है वो सैचुरेशन करंट बन जाती है, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाती है उस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो आपके पास कर्व आते हैं ये डिफरेंट रेंजेस के लिए आते हैं। ठीक है, यानी कि आप मुख्तलिफ रेंजेस जो हैं वो सोर्स और वोल्टेजेस की लें, तो उन सोर्स और वोल्टेजेस की डिफरेंट रेंजेस के लिए यू कैन प्लॉट द ड्रेन करैक्टरिस्टिक कर्व्स। ठीक है, अब वो जो ड्रेन करैक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं उसमें वो कर्व किसके दरमियान में अप्लाई किया जाता है, एक तो ड्रेन करंट आई और दूसरा VDS, डी ड्रेन टू सोर्स, यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और जो ड्रेन करंट है उसके दरमियान में जो है वो ग्राफ जो है उसको प्लाट किया। अब वहाँ से आप जो है वो क्या करते हैं कि ये जो कर्व आप प्लाट करते हैं उस कर्व से आपके पास रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, रेजिस्टेंस RD प्राइम जिसको हम नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं AC रेजिस्टेंस। आपने AC रेजिस्टेंस जो है उसको निकाला था इन द केस ऑफ BJTB, जब आपने डिफरेंट कन्फिग्रेशन जो हैं उनको यूज़ किया था। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम AC रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वी हैव लर्न फ्रॉम ड्रेन characteristic curves that above pinch of voltage, कि जब आप अबव चले जाते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज पे चले जाते हैं या पिंच ऑफ वोल्टेज से अबव चले जाते हैं, तो हमारे पास जो करंट है, द ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, कांस्टेंट या सैचुरेटेड। ठीक है, यानी कि उस पॉइंट तक जो है वो, फिर वो आगे से जाके जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन के बाद फिर वो ड्रेन करंट जो है वो राइज करती है ओवर ए रेंज ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस। क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक कर्व जो है ये VDS और ID के दरमियान में प्लाट किया जाता है। मैं उसको तो प्लाट नहीं कर रहा यहाँ पर दोबारा, वो आपने किया हुआ है इसका जो ड्रेन करंट का, वो जो इस तरह करके कर्व आता है। ठीक है, वो वाला। अब जो लार्ज चेंज है VDS के अंदर, यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में, देयरफॉर a large change in VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है इसके अंदर अगर लार्ज चेंज यानी कि ज़्यादा चेंज आए, तो ए वेरी स्मॉल चेंज occurs in ID। ठीक है,
आपको इस बात का पता है कि जो कर्व है जहाँ पर करंट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, उस दौरान आप जब एक बहुत ज़्यादा चेंज भी वीडीएस के अंदर दे दें, ठीक है, यानी कि वीडीएस को बहुत ज़्यादा भी बढ़ा दें, तो उस रीजन के अंदर जो सैचुरेशन रीजन है उसमें ऑलमोस्ट करंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। कांस्टेंट जो है जब वो उस रीजन से आगे जाएगी, क्या यानी कि आप कांस्टेंट रीजन से अगला रीजन कौन सा होता है, जो ब्रेकडाउन का होता है। ब्रेकडाउन का रीजन कौन सा होता है, ब्रेकडाउन का वो रीजन होता है कि जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जो है वो जनरेट होना शुरू होगा। तो इस रीजन के अंदर आप बेशक जितना मर्जी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर लें, लेकिन जो इंक्रीज है आईडी के अंदर वो इतनी नुमायां या प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट नहीं होगी। वैसे ही आपको लग रहा होगा कि जैसे ये करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वो आप उसको एमीटर से चेक भी कर सकते हैं उसके सर्किट के अंदर, ठीक है, तो वो कांस्टेंट के बराबर ही है। तो ये जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ दीज चेंजेस, तो जो रेशियो है आपके पास इन चेंजेस की is AC drain to source resistance as given below। ठीक है, तो ये AC यानी कि ये जो इसकी जो रेशियो है इन दोनों की, किसकी, आईडी की और VDS की, ये आपके पास जो है ये R प्राइम DS डेल्टा VDS ओवर डेल्टा ID, ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। तो इसको, ये रेजिस्टेंस जो है इसे हम AC ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और ये किधर से निकाल लिया आपने, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व से। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके दरमियान प्लॉट होता है, आईडी और VDS। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बाय ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू V ओवर I, यही होता है। तो ये वही वाला फार्मूला लगाया, R इज इक्वल टू V ओवर I का। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर वो हमने देखना है JFT लिमिटिंग पैरामीटर्स, यानी कि कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो JFT को लिमिट करते हैं, यानी कि इसकी वर्किंग को लिमिट करते हैं। ये इसका आखिरी है इसके इंट्रोडक्शन का। उसके बाद फिर मैं बाइसिंग के ऊपर जो है वो चला जाऊंगा, ठीक है, कि किन पैरामीटर से इसकी वर्किंग जो है उसके अंदर, इसकी परफॉर्मेंस के अंदर मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। वो ज़रा चंद पैरामीटर्स जो हैं वो हमने डिस्कस करके देख लेंगे। JFET लिमिटिंग पैरामीटर्स। अब सेवरल पैरामीटर्स जो हैं वो लिमिट करते हैं ऑपरेशन जो है इसका JFT का। सेवरल पैरामीटर्स लिमिट JFET's ऑपरेशन, ठीक है, बहुत सारे जो हैं वो पैरामीटर्स इसके ऑपरेशन को लिमिट करते हैं टू प्रिवेंट ऑपरेटिंग in manner that could
destroy the device। यानी कि वो ये पैरामीटर जो हैं इनकी लिमिटेशन करनी पड़ती है, इनको लिमिट देनी पड़ती है, इनकी वैल्यूज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जल जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेटा शीट होती है उसके ऊपर जितने ये JFTs होते हैं ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप के अंदर वो डेटा शीट मैंने शेयर की है। ठीक है, उसके अंदर ये स्पेसिफाइड वैल्यूज़ दी होती हैं इन JFTs की। वो 3 JFTs के जो ना 3 किस्म के JFTs के मॉडल जो हैं उस डेटा शीट के अंदर उसने कंसिडर किए हुए हैं। अब वो जो रेटिंग्स होती हैं ना उसकी JFT की, उन रेटिंग्स के अंदर ही वो JFT जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। अगर उनसे वैल्यूज़ किसी वजह से बढ़ती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो फिर ये ख़तरा होता है कि आपकी डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाएगी, जल जाएगी, उसके अंदर कोई मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो ऑन द डेटा शीट, जो डेटा शीट है, अब यहाँ पर जो स्लाइड की बुक के अंदर डेटा शीट है वो 3 उसने ट्रांजिस्टर्स के मॉडल जो हैं वो लिए हैं। They typically listed under the headings of absolute, maximum, ratings। यानी कि वो एब्सोल्यूट वैल्यूज वहां पे दी हुई हैं मैक्सिमम रेटिंग की। उससे ज़्यादा अगर वैल्यूज़ जाती हैं तो फिर क्या मसला पैदा होगा, आपकी डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कोई भी मसला हो सकता है, बर्न हो सकती है ज़्यादा हीट की प्रोडक्शन की वजह से। तो वो उनसे आगे जो है वो, लेकिन कुछ पैरामीटर्स अभी वो जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं JFET की ऑपरेशन के अंदर। यानी कि वो बाद दफ़ा ये होता है कि वो किसी मैक्सिमम जो रेटिंग्स होती हैं या जो मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं उनसे वो ऊपर चले जाते हैं। तो वो जब उनसे ऊपर चले जाते हैं तो आपकी डिवाइस जो है वो हम कहते हैं ये ट्रांजिस्टर जल गया। तो वो क्यों ट्रांजिस्टर जलता है, वो इसी वजह से जलता है। जाहिर बात, ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर जिस जगह पर भी सर्किट में लगा हुआ है, चाहे वो JFT हो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो, या BJT हो, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो, तो क्या है कि उसके अंदर यही मसाइल होते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट गुजर रही है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो बाद दफ़ा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। उसके डिफरेंट उसके जो हैं वो पैरामीटर्स हो सकते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो उन फ्लो या ये हो कि एकदम बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह से भी जो है आपका जो ट्रांजिस्टर है, चाहे वो JFET हो चाहे वो BJT हो, तो वो बर्न हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। तो जो मोस्ट ऑफ electrical characteristics of all transistors, तमाम ट्रांजिस्टर्स के, मतलब जिसके अंदर FET भी आते हैं, JFT भी आते हैं, MOSFET भी आते हैं, ये सारी जो है ये ट्रांजिस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। और टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा ही तो वो जलेगा ना,
ठीक है, टेम्परेचर किसी वजह से इंक्रीज होगा तो वो बर्न होगा यहाँ डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब है कि जितने आपके पास ट्रांजिस्टर हैं, चाहे वो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो, ये जितने ट्रांजिस्टर हैं इनके आप जितने करैक्टरिस्टिक कर्व्स आप प्लाट करते हैं वो सारे करैक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं वो एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट, उनकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस है। यानी कि इन ट्रांजिस्टर्स की परफॉर्मेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर की वेरिएशन से इनकी परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क जो है वो आ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर जल भी जाएंगे। सो व्हेन करंट there is a current, many specifications need to be reduced. तो बहुत सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको हमें रिड्यूस करना पड़ता है टू टेक into account the working temperature due to internal heating। ठीक है, तो जब आपके पास करंट फ्लो कर रही है, तो जब करंट फ्लो करेगी तो बहुत सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं या बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि जो आपका वर्किंग टेम्परेचर है उसके अंदर इंक्रीज आती है। किस वजह से? इंटरनल हीटिंग की वजह से। देखो ना, जब भी करंट जो है वो किसी सर्किट में से गुजरेगी तो जिस सर्किट में से गुजर रही है उस सर्किट के अंदर उस सर्किट की रेजिस्टेंस है, जो वायर लगी होती है उसकी भी तो रेजिस्टेंस होती है जिसके अंदर से करंट गुजरती है। तो वहां पर भी क्या है, उस वायर के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर कोलाइडिंग विद एटम्स। व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद एटम्स, एटम्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो जब एटम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब भी करंट गुजरेगी किसी भी सर्किट में से गुजरेगी तो वहां पर हीटिंग का इफेक्ट जो है वो लाजमी आएगा। तो अब हर सर्किट जो डिजाइन किया जाता है उस सर्किट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स लगे होते हैं और हर कंपोनेंट जो होता है उसका एक अपना वर्किंग होती है और उसकी एक अपनी रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। तो अब जिस तरह आप JFET की बात कर रहे हैं तो JFET के अंदर भी जो है हमने पढ़ा कि FET क्या है कि इसके अंदर आप एक P चैनल FET होता है, एक N चैनल FET होता है। वो डिफ्यूज़ करते हैं आप जो P टाइप और N टाइप मटेरियल के अंदर है। ठीक है, वो डिफ्यूजन के बाद जो है ये आपके पास ट्रांजिस्टर बन जाता है जिसमें एक टर्मिनल जो उसका ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है, एक गेट जो है बंद, एक स्पेसिफिक डिवाइस है। तो जब आप इसको सर्किट में लगाएंगे तो उसके अंदर से करंट गुजरेगी। जब वो करंट गुजरेगी तो जाहिर बात है जो मटेरियल अंदर बना हुआ है वो मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो शो करेगा टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। तो उसकी वजह से उस मटेरियल के अंदर हीटिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक होगी बात? तो अब यहाँ पर कुछ जो है वो लिमिटिंग पैरामीटर्स जो हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल describe some of limiting parameters।
अब कुछ जो लिमिटिंग पैरामीटर्स हैं उनको मैं यहाँ पर करूँगा। ये 1 2 3 4 5 लिमिटिंग पैरामीटर्स हैं हमारे पास जो कि JFT की वर्किंग को इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे आपके पास गेट सोर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। गेट और सोर्स के दरमियान जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है इसको हम कहते हैं VBR। BR फॉर ब्रेक, ठीक है। VBR GSS गेट सोर्स सैचुरेशन इज द वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जो दैट विल डू irreparable damage if it is exceeded, अगर ये एक्सीड कर जाए। इररिपेयरेबल डैमेज, इररिपेयरेबल डैमेज का मतलब होता है कि जो रिवर्स ना हो जाएगा, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। फिर आपको नया ही JFT जो है वो लगाना पड़ेगा। बिटवीन द स्पेसिफाइड टर्मिनल्स गेट सोर्स। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज को तो आप जानते ही हैं, बार बार मैं ब्रेक डाउन का जिक्र करता आ रहा हूं। तो अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज आपके पास पहुंच जाएगा तो फिर आपकी डिवाइस डैमेज हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो इस तरह की डैमेज होगी कि दोबारा फिर रिपेयर नहीं होएगी। फिर अब आपको वहाँ पर नया ही JFT लगाना पड़ेगा, यानी कि जल ही जाएगी ना। अब जो चीज़ जल गई है तो उसको कैसे आप दोबारा रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर नया, अब ब्रेक डाउन वोल्टेज का दोबारा बताने की ज़रूरत है मुझे, कई दफ़ा मैं इसको जो है वो रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरा जो पैरामीटर है इसके अंदर वो है ऑन रेजिस्टेंस। ऑन रेजिस्टेंस, इसको, ये जो ऑन रेजिस्टेंस है इसको हम शो करते हैं RDS ऑन, ड्रेन सोर्स। RDS ऑन, ड्रेन सोर्स, यानी कि ड्रेन और सोर्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है इज द रेशो ऑफ ड्रेन वोल्टेज। ये किसकी रेशो है? ड्रेन वोल्टेज की टू ड्रेन करंट। ड्रेन वोल्टेज और ड्रेन करंट की जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं? RDS ऑन। तो ये क्या डिटरमिन करती है? ये डिटरमिन करती है पावर लॉस को या डेसिपेशन ऑफ हीट को। It determines the power loss, ठीक है। कितना पावर लॉस हो रहा है, कितनी हीट जो है वो डेसिपेट हो रही है उस दौरान जब आपका JFT जो है वो वर्क कर रहा है। एंड
हीटिंग लॉस विद टेम्परेचर, और जो हीटिंग लॉस हो रहा है टेम्परेचर की वजह से, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या होगी, आर डी एस ऑन इज इक्वल टू वी डी ओवर आई डी। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस भी अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो तब भी हीट का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। हीट का लॉस ज़्यादा होगा तो पावर की डेसिपेशन ज़्यादा होगी। जितना पावर डेसिपेट करेगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उतना ही आपकी वर्किंग जो है डिवाइस की वो प्रॉपर नहीं रहेगी। तो इसलिए ये भी एक ऐसा पैरामीटर है इसके अंदर जिसका कंट्रोल होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो है कॉन्टिन्यूस ड्रेन करंट। कॉन्टिन्यूस ड्रेन करंट। अब बेसिकली एफईटी या जेएफईटी के अंदर क्या है कि कौन सी करंट फ्लो कर रही होती है, वो ड्रेन करंट ही फ्लो कर रही होती है, जो ड्रेन से ड्रेन हो रही होती है। ड्रेन का लफ्ज़ी मतलब जानते हो? ड्रेन का मतलब ये होता है नीचे की तरफ गिरना, ड्रेन करना। ठीक है, तो वो ड्रेन करंट ही एक्चुअली ड्रेन में से फ्लो कर रही होती है, तो वो कॉन्टिन्यूसली ड्रेन करंट जो है वो फ्लो करती रहती है। तो आई डी जो है, इसको आपको पता है यहाँ पर हम आई डी से डिस्क्राइब करते हैं। तो आई डी इज द मैक्सिमम, आई डी जो है ये मैक्सिमम करंट है, करंट दैट then can safely carried, इसको आप सेफली जो है वो कैरिड कर सकते हैं बाय FET continuously। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली जो है इसको आप जो है वो कैरी कर सकते हैं मुसलसल, यानी कि ये बहती रहती है। जब JFT आपका वर्क कर रहा होता है तो ये कॉन्टीन्यूसली फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो ये करंट जो है, दिस करंट कैन बी एक्सीडेड, यानी कि ये भी एक खास लिमिट से आगे जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द width and cycles of pulses। पल्सेस जो इनपुट के ऊपर आप सिग्नल दे रहे होते हैं, वो इनपुट पे जो सिग्नल दे रहे होते हैं उसकी पल्सेस दे रहे होते हैं, पल्स की फॉर्म में सिग्नल आ रहा था। ये तो ये करंट भी जो है वो ये आईडी यानी कि जो मुसलसल एफईटी के अंदर फ्लो कर रही है, ये करंट भी एक ख़ास हद से बढ़ सकती है और वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, विड्थ के ऊपर। अब जारी बात है कि जिस JFT में से गुजर रही है वहाँ पर उस JFT के अंदर भी डिप्लीशन रीजन जो है वो जनरेट होता है, और वो डिप्लीशन रीजन जो होता है वो रिवर्स बायस के अंदर या फॉरवर्ड बायस के अंदर उस डिप्लीशन रीजन की कोई विड्थ होती है। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस के अंदर विड्थ जो है वो बढ़ जाती है और फॉरवर्ड बायस के अंदर जो है वो विड्थ
कम हो जाती है। अब ये हो गया जब फॉरवर्ड बायस के अंदर है तो उसकी विड्थ इतनी कम हो जाए कि बहुत ज़्यादा ही करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर दे। तो बहुत ज़्यादा करंट यानी एक लिमिट से भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो फिर भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका भी कंट्रोल होना जो है वो ज़रूरी है। तो ID is increased, बल्कि ID decreases with the increase of temperature। ठीक है, ये मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब ब्रेक डाउन नहीं है। ठीक है, ब्रेक डाउन के अंदर और सिलसिला होता है। ठीक है, वैसे अगर आपका टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़े तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो फिर करंट कम हो जाता है। ठीक है, वो ब्रेक डाउन के ऊपर जाकर और मसला हो जाता है कि वो इतना वोल्टेज बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया तीसरा। नो वी हैव फोर्थ, पावर डेसिपेशन। यानी कि लॉस ऑफ पावर। तो PD जो है इज द मैक्सिमम पावर। PD जो है ये मैक्सिमम पावर है allotted for safe operation, allowed for safe operation। यानी कि इससे ज़्यादा पावर की डेसिपेशन नहीं होनी चाहिए PD से। या आप अगर डेटा शीट देखेंगे तो उसके अंदर वो जितने मॉडल हैं ना उनके लिए ये पावर दी होती है, और ये डिपेंड करती है एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी जंक्शन टेम्परेचर। और ये जंक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जब करंट गुजर रही है तो जंक्शन का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। एक हाथ से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो पावर का लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो PD मैक्सिमम वैल्यू डेटा शीट के अंदर जिस पर्टिकुलर JFT के लिए दी होती है, अगर उससे ऊपर जाएगी तो आपकी डिवाइस जो है उसका पावर लॉसेस बढ़ जाएगा। तो इसका भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद रहेगा लास्ट नंबर पे सेफ ऑपरेटिंग एरिया, फिफ्थ, सेफ ऑपरेटिंग एरिया। तो SOA जो है सेफ ऑपरेटिंग एरिया, SOA इज ए सेट ऑफ कर्व्स। ये कर्व्स का सेट है दैट डिफाइंस, जो डिफाइन करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट ID। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ड्रेन करंट की ID, क्योंकि आपको पता है कि जो करैक्टरिस्टिक कर्व्स हैं वो आप VDS और ID के दरमियान ही बनाते हैं। बल्कि ड्रेन टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS
एज ए फंक्शन ऑफ ड्रेन करंट। जो कि फंक्शन है किसका? ड्रेन करंट का। विच जनरेट्स द सेफ ऑपरेशन। ठीक है, जो कि जनरेट करता है क्या? सेफ ऑपरेशन को when the device is forward biased। तो ये सेट ऑफ कर्व्स हैं सेफ ऑपरेटिंग एरिया। अब वो सेट ऑफ कर्व्स जो हैं वो आपने बनाए हुए हैं पीछे, ठीक है, जो कि VDS और ID के दरमियान में इसके करैक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो VDS क्या है? VDS जो है वो फंक्शन है किसका? ड्रेन करंट का। तो जो कोई चीज़ किसी का फंक्शन होती है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि आप VDS को इंक्रीज करेंगे तो फिर ID भी इंक्रीज होगी, लेकिन वो करैक्टरिस्टिक कर्व्स आपको वो लिमिट बताते हैं कि आपने कितना VDS जो है वो इंक्रीज करना है, कि जिससे इतनी ID इंक्रीज हो फॉरवर्ड बाइस के अंदर कि आपका JFT जो है वो सेफ ऑपरेटिंग एरिया के अंदर वर्क करता है। जाहिर बात ऑब्वियसली कि जब तक वो सैचुरेशन रीजन के अंदर रहेगा उस वक्त उसकी सेफ ऑपरेटिंग जो है वो होती रहेगी, लेकिन जो ही वो उससे आगे जाएगा, ठीक है, सैचुरेशन रीजन से, यानी कि जहां पर ID करंट मैक्सिमम थी, जो ही उससे आगे जाएगा तो क्या होगा? फौरन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो सेफ ऑपरेटिंग एरिया कौन सा है? वो सेफ ऑपरेटिंग एरिया उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर वही है कि जहां पर ड्रेन करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रही है। इवन कि आप VDS को बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके अंदर चेंज जो है वो बहुत कम आ रही है। ठीक हो गई जी बात। तो अब ये पैरामीटर जो है कितने? 5 थे, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, जो कि लिमिट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ JFT को। नाउ आई विल मूव अहेड। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने जो कोर्स आउटलाइन है ना उसके अंदर जहाँ पर बाइसिंग का जिक्र किया हुआ है ना, यानी कि जब उसने इसकी बाइसिंग का ट्रांजिस्टर BJT की भी बाइसिंग का जिक्र किया था तो वहाँ पर उसने वोल्टेज डिवाइडर बाइस का अंदर लिखा हुआ है कोर्स आउटलाइन के अंदर। लेकिन मसला ये है कि बाइसिंग सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर बाइस से नहीं होती है। बाइसिंग जो है वो 4 रेजिस्टेंट बाइस से भी, शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी, सेल्फ बाइस से भी वो बाइसिंग होती है। लेकिन अब वो जो कोर्स आउटलाइन है ना उसके अंदर जिधर वो बाइस लिखता है ना वहाँ पर उसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर बाइस लिख देता है, जिसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपने सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो है वो पढ़ना है। अब मसला ये है कि वो जो आप लोगों ने मुझे पेपर भेजे थे वो अब इतने ज़्यादा नहीं है कि वहाँ से हम गैस कर सकें कि हमने जो है वो सेल्फ बाइस। अब ये ना हो कि वो जो पेपर बनाया वो उसके अंदर सेल्फ बाइस भी दे दे। हमें तो नहीं ना पता कि वो जो बना रहा है वो पूरी तरह कोर्स आउटलाइन देख रहा है कि नहीं देख रहा। मैं अभी फिलहाल सेल्फ बाइस जो है उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कोर्स आउटलाइन के अंदर वो नहीं है। मैं अभी वोल्टेज डिवाइडर बाइस पे जा रहा हूँ, जिस तरह मैंने BJT के अंदर भी वोल्टेज डिवाइडर बाइस ही पढ़ाया था। लेकिन इन केस अगर आपको कोई पेपर मिलते हैं और कहीं से तो आप मेरे साथ वो शेयर करें ताकि मैं देख लूँ उनको कि कहीं उसके अंदर कहीं पर उसने सेल्फ बाइस तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की बाइसिंग होती है। तो अगर आपको कहीं से और मिलते हैं पेपर, और कुछ तो हैं पेपर जो आपने शेयर किए थे उनके अंदर तो नहीं है, उनके अंदर तो उसने वोल्टेज डिवाइडर बाइस की ही बात की है। लेकिन मुझे ये खतरा है कि हो सकता है कि किसी के अंदर वो जिसने पेपर बनाया वो सेल्फ बाइस भी बना दे, ठीक है ना, क्योंकि जो कोर्स आउटलाइन होती है उसके अंदर उसने पर्टिकुलरली ब्रैकेट के अंदर ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने वोल्टेज डिवाइडर बाइस को पढ़ना, ठीक है। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अभी फिलहाल उसको छोड़ रहा हूँ,
लेकिन अगर एंड पे जाके मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं ये मैंने करवाना है तो फिर मैं वो करवा दूँ। ठीक है, अब मैं आगे जो है वो जा रहा हूँ इसके ऊपर वोल्टेज डिवाइडर बाइस के ऊपर। ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो है ये आपने पहले बीजेटी के अंदर भी इसको स्टडी किया है हमने। ये जो बाइसिंग होती है ट्रांजिस्टर की, तो बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर बेसिकली वैसे तो डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है बाइसिंग के लिए। जैसे वोल्टेज डिवाइडर बाइस होता है, फोर रेजिस्टेंस बाइस होता है, सेल्फ बाइस होता है, करंट बाइस होता है, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो है वो ट्रांजिस्टर को बाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमारे कोर्स के अंदर तो जो है उसने एक ही दिया हुआ है, लेकिन ये 4 किस्म के तरीके होते हैं जिनसे कोई ट्रांजिस्टर जो है वो बाइस हो सकता है। ठीक है, तो JFET बाइसिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो JFET बाइसिंग है। तो आप जिस तरह वी बाइस द BJT, जैसे हम BJT को बाइस करते हैं, सिमिलरली JFET कैन आल्सो बी बाइस्ड। तो JFET जो है इसको भी आप बाइस कर सकते हैं। अब बेसिकली जो बाइसिंग होती है, चाहे वो JFET की हो चाहे वो BJT की हो, बेसिक मकसद ये होता है कि जो करैक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं उनके ऊपर आप DC लोड लाइन ड्रा करते हैं। DC लोड लाइन के ऊपर जो Q पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, उससे आपको पता चलता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस जगह पर बेस्ट ऑपरेट कर रहा है बाइसिंग के ऊपर। तो यहाँ पर भी हमारा यही पर्पज़ है कि हमने DC लोड लाइन जो है उसको ड्रा करना है। A DC load line is drawn for the purpose of biasing to select the position, to select the proper DC gate to source voltage to establish the desired value of drain current. And thus a proper Q पॉइंट, और एक प्रॉपर Q पॉइंट आपने उस DC लोड लाइन पे सिलेक्ट करना है। तो 3 टाइप्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ होती हैं। ठीक है, द 3 टाइप्स आर यूज्ड। नंबर 1 सेल्फ बाइस्ड, नंबर 2 वोल्टेज
डिवाइडर बायस। उसके बाद तीसरे नंबर पर करंट सोर्स बायस। ठीक है जी, बेसिकली ये तीन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और इन तीन में से हमारे कोर्स के अंदर जो दिया हुआ है वो कौन सा है, वो वोल्टेज डिवाइडर बायस है। तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है उसको स्टडी करेंगे।